आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वेरी रिलेवेंट प्रॉब्लम। बहुत अच्छा टेक्सचर है, पावरफुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम एक कैपेसिटर के अंदर डाले हैं और उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब बाहर करते हैं तो वापस वो अंदर की तरफ आ जाता है और ऑसिलेशन होता है। तो मुझे टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस को कैलकुलेट करना है। मुद्दे का सवाल होगा कि ऐसा कौन सा जादू है जो उसको खींच लिया है। तो यहाँ पे दो चीज़ करता है। फील्ड जो लग रहा है वो एज पे कर्व बनता है जिसको हम फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं। और जो प्लेट है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उस पे इंड्यूस चार्जेस आ जाता है और उसी के कारण वो अंदर की तरफ शिफ्ट करता है। और यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया फ्रेमवर्क में काम कर रहा है। तो सवाल में बोला है कि एक स्क्वायर डाइलेक्ट्रिक स्लैब दिया हुआ जिसका लेंथ एल है, थिकनेस डी दे दिया है और डेंसिटी रो दिया है। आपको टाइम पीरियड्स को फाइंड आउट करना है। तो पिछली बार हमने कंडक्टिंग स्लैब को चूज किया था, इस बार हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को चूज करके ये सवाल को हैंडल करना है। तो इसमें बेसिक जो आइडिया है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने बोला कि फ्रिक्शन वाले पार्ट को इग्नोर कीजिए। तो फ्रिक्शन वाले पार्ट को इग्नोर करने का मतलब एक कोड आइडिया तो लग गया कि एनर्जी का आपको यहाँ पे लॉस को नहीं देखना है, क्योंकि वहाँ एनर्जी लॉस की बात करें कि फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी का लॉस होगा उसको आपको विजुलाइज नहीं करना, मतलब एनर्जी कहीं गायब नहीं होने वाला है। ये आपको दिमाग के साथ एक सेटअप करके चलना है। देखते हैं सवाल को कैसे हैंडल किया जाए। तो जस्ट एक बेसिक आइडिया, जब डायलेक्ट्रिक स्लैब को हम इंसर्शंस करते हैं तो मेरे को पता होता है कि सी नोट इक्वल टू बेसिक फार्मूला बात करें तो होता है एप्सिलॉन नोट ए बाई डी होता है। और मेरे को पता होता है कि जस्ट सी इक्वल टू क्या हो सकता है, के सी नोट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट होता है। ये एकदम जनरल चीज़ है जो को रिलेट करेगा सवाल के अंदर। अब रहा कि सवाल को हैंडल करने के लिए बेस्ट वे क्या हो सकता है, और एक बार क्वेश्चन को समझ में और आना चाहिए, फ्रिंजिंग इफेक्ट वाला पार्ट को अपने को समझना चाहिए। तो जस्ट हम कोड आइडिया लगाते हैं जी। ठीक है, तो दूसरी बात है कि हमें सवाल को जब हैंडल करना होता है तो हमें दो तीन चीज़ें का बेसिक अप्रोच लेके चलना। तो देखो जस्ट हम डायग्राम बनाते हैं। ये अपने पास वो कैपेसिटर है। आपको यहाँ पे क्या किया गया है कि आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को थोड़ा बाहर किया। ये अपना डाइलेक्ट्रिक स्लैब थोड़ा बाहर आ गया, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि एक्स आपने बाहर किया, इसका लेंथ जो दिया हुआ था स्लैब का वो एल दिया हुआ था। मुझे कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करना है तो यहाँ पे वी दे दिए और यहाँ पे ग्राउंड किए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस देखो तो वी ही है यहाँ पे, ठीक है। और ये अपने पास स्लैब है, ठीक है। अब आप एक आइडिया सोचिए कि यहाँ पे ये अंदर शिफ्ट क्यों हुआ है, जस्ट उसको एक बार समझ आते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे एज पे जो फील्ड लाइंस बनेंगे वो थोड़ा कर्व धनुष की तरह बनेगा, और वैसा ही सेम फील्ड लाइंस जब बनेगा तो इधर भी कर्व की तरह ही बनेगा, ठीक है। आपको ये समझना है कि यहाँ पे इंड्यूस चार्ज आ गया होगा, यहाँ पे भी इंड्यूस चार्जेस सेटअप हुआ होगा। ये जो फ्रिंजिंग फील्ड है वो क्या करता है, स्लैब को अंदर की तरफ खींच लेता है। तो एक चीज हो गया कि अब जब स्लैब को खींचेगा और यहाँ का फ्रिंजिंग फील्ड का सेम स्ट्रक्चर है, तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इनर्शिया के कारण क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया तो इसका मतलब कि इसमें वेलोसिटी आ गया। और वेलोसिटी हुआ तो आपको एक जनरल चीज़ें पता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया इसके हिसाब की, कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। तो ये क्या कर रहा है कि इसको टू एंड फ्रो वाला ऑसिलेट करा रहा है। और फिर आपको पूरी कैलकुलेशन को समझ करके आपको पता करना है कि टाइम पीरियड का क्या खेल है, उसको समझना है, ठीक है। तो जस्ट एक कोड आइडिया तो समझ गया कि यहाँ पे फ्रिंजिंग फील्ड का इफेक्ट आपको दिखा। अब जस्ट आइडिया लगाते हैं। हम जस्ट सी इक्वल टू सोचते हैं, क्या सी एक्स के लिए सोचते हैं तो एप्सिलॉन नोट, क्योंकि एयर में है ये, तो ए एरिया की जगह हम क्या कर सकते हैं, तो एल इंटू एक्स बाई डी कर सकते हैं। और एल माइनस एक्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट ई आर एल माइनस एक्स इंटू एल, और डिवाइड में क्या करेंगे, डी। क्योंकि ये पैरेलल प्लेट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। तो हम कैपेसिटर टोटल कैलकुलेट करते हैं। तो कैपेसिटर टोटल के लिए क्या कर सकते हैं, सी एक्स जोड़ सी एल माइनस एक्स करेंगे, ठीक है। अब हमें ये चीज़ समझ में आ गया। तो अब हम बात करने वाले सी एक्स कितना है। तो हम यूज़ करेंगे एप्सिलॉन नोट एल एक्स बाई डी जोड़ एप्सिलॉन नोट ई आर
एल माइनस एक्स इंटू एल और डी। अब हम एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी हम पहले लिखते हैं एक्स के लिए, ठीक है ना? तो एक्स के लिए लिखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2। सी टोटल की बात करेंगे, सी टोटल की जगह क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नोट एल एक्स बाई डी जोर एप्सिलॉन नोट ई आर एल माइनस एक्स इंटू एल बाई डी। और इसको हम इस तरह से रख लेंगे, ठीक है? इजी इजी है ये पार्ट आपको। तो अब हम लिखते हैं इंटू वी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है? तो हम लिखेंगे 1/2। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो एप्सिलॉन नोट एल एक्स बाई डी, ठीक है? इसको एप्सिलॉन नोट एल एक्स बाई डी, जस्ट हम इसी स्टेप को उतार दिए हैं जी, ठीक है ना? कुछ नहीं किए हैं इस बार, क्योंकि मैं स्टेप लिख दिया तो उतार ही दिया है, ठीक है? जस्ट इसको कर दिए। अब आप आइए थोड़ा पेज चेंज कर लेते हैं, ठीक है? तो अभी आपको पता है कि आपका एनर्जी किसके किसके बीच में है देखना है, इसके और इसके बीच में एनर्जी को देखना है। तो एनर्जी इसके लिए यदि आप लिखते हैं तो उसमें पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब किस तरह जाते हैं, तो 1/2 एप्सिलॉन नोट ई आर एल स्क्वायर और क्या हो जाएगा डी इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? अब दोनों को देखते हैं तो इसके लिए जो एनर्जी लिखे हैं उसमें क्या चीज़ हो सकता है, तो इसके लिए जो एनर्जी एक्स, एक बार इस लाइन को 2 बार दोहराना पड़ रहा है जो मेरे लिए थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्योंकि मैंने पेज नहीं चेंज करना है तो फिर एक बार दोहरा लेते हैं, थोड़ा बोर कर रहे हैं आपको, ठीक है? तो यहाँ पे हमने निकाला क्या, यहाँ पे जस्ट हम निकाले 1/2 एप्सिलॉन नोट और एल और डी को बाहर कर लेते हैं, ठीक है? जस्ट उसी स्टेप को देखते हैं, बाहर कर लिए तो यहाँ से एक्स बच गया, तो यहाँ एक्स बच गया, प्लस यहाँ ई आर बच जाएगा, ई आर बच जाएगा, और एल तो बाहर आ गया है तो एल माइनस एक्स बच गया, एल माइनस एक्स बच गया, और यहाँ बच गया वी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा एक और स्टेप लेके चलते हैं, एप्सिलॉन नोट एल और डी। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ई आर एल माइनस ई आर एक्स और वी स्क्वायर। अब हम इसको लिखें एनर्जी को, एनर्जी तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नोट एल और डी, ठीक है? यहाँ पे बच गया एक्स प्लस एप्सिलॉन नोट एल माइनस ई आर एक्स, ठीक है? प्लस, प्लस नहीं माइनस ही रखते हैं, और एनर्जी में जब हम बात कर रहे थे तो बचेगा क्या, एप्सिलॉन नोट कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, तो एक तो ई आर बच गया और एक एल बच गया, और ये वी स्क्वायर, ई आर और एल, और क्योंकि यहाँ पे भी ई आर एल है तो ये कट गया। तो आप लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं भाई, इस तरह से लिख सकते हैं। तो फिजिक्स में बहुत चीज़ जनरलाइज करना होता है, तो 1/2 एप्सिलॉन नोट एल और डी, ठीक है? अभी यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बच रहा है एक्स, तो ठीक है ना? ठीक है। यहाँ पे बच रहा है एक्स माइनस ई आर माइनस एक्स, ठीक है? इंटू वी स्क्वायर। तो इसको हम थोड़ा और सजा के लिखे तो 1/2 एप्सिलॉन नोट एल और डी, और यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉमन करते हैं, कॉमन क्या करते हैं कि माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम ई आर लिख लेते हैं, ठीक है? और -1 और यहाँ पे x लिख लेते हैं और यहाँ पे वी स्क्वायर कर देते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करो तो ई आर वाई ठीक है, वो सही है। तो अब आपका ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नोट एल इंटू डी, ठीक है? ये हो जाएगा ई आर -1 और एक्स, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ठीक है ना? तो ये आपका एनर्जी के टर्म में जो आपने बात किया है वो आपने सेटअप कर दिया।
अब आपके पास समझना होगा कि वो जो बैटरी है उसको आपको कांस्टेंट वोल्टेज देना है। जब आपने स्लैब को बाहर किया तो आपके पास जो एक्स्ट्रा चार्जेस था, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक बाहर निकलने के बाद जो एक्स्ट्रा चार्ज, तो बैटरी यहाँ पे क्या करेगा, एक तरह से उसको, उसके चार्जेस को, जो प्लेट के चार्जेस है उसको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, जब खींचेगा तो मान लीजिए कि शुरुआत में कुछ चार्ज था, अब क्या चार्जेस बैटरी ने खींचा ये आपको समझना पड़ेगा। तो बैटरी एक तरह से क्या किया है, उसमें से चार्ज को अपने तरफ खींच लिया, मतलब जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस था उसको अपने तरफ खींच लिया। तो बैटरी ऑलरेडी क्या हो गया, यहाँ पे चार्ज हो गया। ठीक है, बैटरी फिर से चार्ज हो गया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे चार्जेस आ गया। पॉजिटिव से फिर चार्ज जब आएगा तो आपको पता है कि उस कंडीशन में बैटरी आपका चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आया कि बैटरी चार्ज हो रहा है। ठीक है, बैटरी चार्ज हो रहा है तो हम ये जो डेल्टा क्यू है जो हमने खींचा है और बैटरी को दे दिया है, तो अब ये डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस सी एल माइनस एक्स माइनस सी इनिशियल इंटू क्यू इक्वल टू सी इंटू वी करते हैं, तो सी इंटू वी कर देते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से यदि हम इसको कैलकुलेट करें, तो अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया है, तो इसी कैलकुलेशन को थोड़ा डेल्टा क्यू के साथ एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि इस कैलकुलेशन को करें नहीं और मेरा काम बन जाए, तो ऐसा ही सोचते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन नोट एल और डी। ठीक है, ई आर माइनस वन इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आप एक बार देख लीजिए, एप्सिलॉन नोट एल, यहाँ पे 2d था कि हाफ सी वी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे तो हाफ वाला टर्म नहीं आएगा, तो ये टर्म आ जाएगा डेल्टा क्यू के साथ। ठीक है, चलो ये तो कर लिए हम। अब आपके पास कॉन्सेप्ट को यूज करना है, तो आपका जो बैटरी है, अब आप लिख सकते हैं v इंटू डेल्टा क्यू इक्वल टू, आपके जो एनर्जी है उनको लिखिए, प्लस इंटीग्रेशन एक्स जीरो और एफ इंटू डी एक्स कर लेते हैं, क्योंकि फोर्स तो आपको कैलकुलेट करना है, कितने फोर्स से आप उसको खींचे, उसके पीछे तो थोड़ा ध्यान होगा। यहाँ पे एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स वाला भी टर्म्स कर सकते थे, बट हम नहीं किए क्योंकि मुझे फिजिक्स समझना था। ठीक है, अब ये जो v इंटू डेल्टा क्यू है, तो v तो ठीक है, v की बात करेंगे तो यहाँ से यदि हम यहाँ x भी है तो यहाँ पे हम x भी लिखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे x भी आ जाएगा, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई है वो बेसिकली x है। तो अभी यहाँ से लिखेंगे क्या, माइनस एप्सिलॉन नोट डी एल डी माइनस एप्सिलॉन नोट एल और डी, यहाँ पे लिखेंगे ई आर माइनस वन इंटू एक्स इंटू वी। वी है तो इस वी से मल्टीप्लाई करोगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन बाई टू एप्सिलॉन नोट एल डी ई आर माइनस वन इंटू एक्स इंटू वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है, ठीक है, तो इसको इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नोट एल डी ई आर माइनस वन इंटू एक्स इंटू वी स्क्वायर प्लस वन बाई टू एप्सिलॉन नोट एल डी ई आर माइनस वन इंटू एक्स इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू एक्स। अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये 2d हो जाएगा, ये 2d हो जाएगा, ये 2 एप्सिलॉन नोट एल ई आर माइनस वन एक्स वी स्क्वायर प्लस प्लस एप्सिलॉन नोट एल ई आर माइनस वन एक्स इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू एक्स। इसको माइनस करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन नोट एल ई आर माइनस वन एक्स वी स्क्वायर बाय 2d। ठीक है, फोर्स आ गया ना एफ, ठीक है, इससे एक्स और एक्स को मार लीजिए, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन नोट एल ई आर माइनस वन इंटू वी स्क्वायर बाई 2d। ठीक है,
अब मैग्नीट्यूड में फ़ोर्स को लिख देते हैं, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट L ई आर माइनस 1 इंटू वी स्क्वायर बाई 2D हो जाएगा। अब F इक्वल टू क्या जानते हैं, m इंटू ए जानते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। और F इक्वल टू एम ए, तो F के जगह क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट L, यहाँ पे लिखेंगे ई आर माइनस 1 इंटू वी स्क्वायर बाई 2D, और मास मास तो मास को यूज़ करना है, ठीक है ना, एक्सप्रेशन निकालना, तो मास बराबर लिख सकते हैं वॉल, मास को यहाँ पे लिख लेते हैं यार, मास बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ से मास बराबर आप क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इनटू लेंथ, और इस प्लेट का जो एरिया दिया हुआ है उसको लिखा जाए एल स्क्वायर, ठीक है, इनटू डी और रो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा एल एल स्क्वायर हो जाएगा, डी और रो हो जाएगा इक्वल टू ए। तो ठीक है, यहाँ से डी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन, आप एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखो ना भाई, यहीं पे कर लेते हैं, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट एल ई आर माइनस 1 इंटू वी स्क्वायर डिवाइड में, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर दिया जाए क्या जी भाई, और यहाँ पे क्या है भाई, 2 है, तो ये हो जाएगा 2D स्क्वायर एल स्क्वायर और रो, ठीक है, एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको इसमें इक्वेशन यूज करना है, तो आप यूज करो x इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t/4 हो जाएगा। तो x के जगह यदि आप बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2x, यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है। ये आप जनरल कर सकते हैं, जस्ट सोचते हैं 2x बाई ए, और टी स्क्वायर के जगह हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 16, तो 16x बाई ए इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 4, 2x है ना, फिर 2x है, तो 2x है ना, हाँ 2x है। तो यहाँ से थोड़ा और कैलकुलेशन इम्प्रोवाइज कीजिए, तो ये 16 ऐसा लिखिए, 16 इंटू 2x बाई ए इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये तो 4 हो गया, 4, और ये हो जाएगा 2x बाई ए, और यहाँ पे t हो जाएगा। अब x का वैल्यू जो है, a का वैल्यू पता है, सब कुछ सेटअप कर दीजिएगा तो t निकल जाएगा ना। देखो, जनरलाइज करने के लिए जो फिजिक्स का कोड आइडिया है, आपको लगता था कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स डालने पे क्या क्या बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है भैया। आपको जनरल फर्क तो पड़ेगा, कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होगा, वो तो पड़ेगा फर्क, बट आप सिस्टम वाइज देखो तो काम करना है, तो देखो क्या क्या चीज़ें सोचना पड़ा मेरे को, किस किस चीज़ें में मुझे देखना पड़ा। यहाँ हमने एक्स को काट दिया, फिर हम जनरलाइज करके सबको हैंडल कर सकते हैं। तो एक तो फ्रिंजिंग इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में होगा। दूसरा है कि बैटरी जो है वो क्या है, किया है, रिचार्ज हुआ है, सिंपल समझना, बैटरी यहाँ पे रिचार्ज हुआ है, क्योंकि वो उस प्लेट पे जो चार्जेस थे, और चार्जेस के कारण पोटेंशियल पे जो फर्क ना पड़े, इसलिए बैटरी से, हाँ, बैटरी ने क्या किया, उस प्लेट के चार्जेस को खींच लिया कि अपने पोटेंशियल को वो मेंटेन कर पाएगा। तो ये एक कोड आइडिया लेकर के हम सवाल को हैंडल कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।